हेलो बच्चों, मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज गंगवार एक बार फिर से आपको अपने चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। इस तरह से आप हमारे लिए लगातार सहयोग देते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता या पीएच वैल्यू, जिसे हमने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे मान लीजिए बहुत सारे विलयन अगर हम उनमें परीक्षण करके देखते हैं तो हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा विलयन अम्लीय है या कौन सा क्षारकीय है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 3-4 विलयन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये इस तरह से 4 विलयन मौजूद हैं और इन 4 विलयनों में इनमें कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है, या कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है और कौन सा प्रबल क्षारकीय है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास विलयन ए है, ये विलयन बी है और ये विलयन सी है और ये विलयन डी है। इनमें ये 2 विलयन जो है, ये 2 विलयन मान लेते हैं कि ये 2 विलयन हमारे पास एसिडिक है और ये जो 2 विलयन है ये वाले विलयन जो है ये सी और डी विलयन ए बेसिक है। हमारे पास कुछ साधारण सी पहचान करने की चीजें होती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि लिटमस हमारे पास होता है, लिटमस पेपर की सहायता से हम एसिड और बेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इनको डिटरमाइन कर लिया है कि ये 2 सोल्यूशन हमें एसिडिक मिलते हैं और 2 सोल्यूशन हमारे पास बेसिक होते हैं। लेकिन बात इसमें आती है कि इनमें प्रबलता किसकी है, कौन सा विलयन प्रबल होगा और कौन सा दुर्बल होगा। अगर मान लीजिए विलयन ए और बी में हम तुलना करें जो कि एसिडिक विलयन है, तो इनमें ये हमें सुनिश्चित करना है कि विलयन ए प्रबल है या विलयन बी प्रबल है। अम्लीय लक्षण ए में प्रबल ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा। इसी प्रकार से ये दोनों विलयन क्षारकीय है। अगर इनकी परस्पर हम तुलना करें तो इनमें क्षारकता समान है या किसी एक विलयन की क्षारकता ज्यादा है या फिर दूसरे विलयन की क्षारकता ज्यादा है। तो अम्लों और क्षारकों की प्रबलता के लिए हमें पीएच की सहायता लेनी होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक मेन रहेगा पीएच वैल्यू। पीएच क्या होता है, किस प्रकार से हम पीएच को निर्धारित करते हैं और किस प्रकार पीएच को हम डिफाइन करते हैं, या पीएच की उपयोगिता क्या है, पीएच पैमाना क्या है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। क्योंकि पीएच की सहायता से ही हम विलयनों की जो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। 3 तरह के तो विलयन पढ़े हैं हम लोगों ने, लेकिन एक अन्य तरह का हम यौगिक देखते हैं कि जो ऐसा होता है जिसमें अम्लीय लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं और क्षारकीय लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो आती है। एक हमने पढ़ा है एसिडिक, दूसरा हो गया हमारा बेसिक, और एक हमारे पास अन्य होता है एम्फोटेरिक। तो एक हमारे पास एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है और एक एम्फोटेरिक होता है। मतलब कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारकीय होते हैं, लवण होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं
जिनको एम्फोटेरिक या उभयधर्मी शब्द का प्रयोग होता है, या उभयधर्मी शब्द का प्रयोग होता है। तो उभयधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें अम्लों और क्षारकों के दोनों के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, अर्थात ये अम्लों के समान भी व्यवहार करते हैं और ये क्षारकों के समान भी व्यवहार करते हैं। इनमें दोनों तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी पदार्थ हो, अगर वो दो तरह का बिहेव प्रदर्शित करता है तो उसकी प्रकृति को उभयधर्मी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक एनिमल होता है फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये उभयचर वर्ग का प्राणी है, क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। तो उभयचर इसका भी नाम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जल में भी रहता है, इसका आवास जो है जल भी है और इसका आवास थल भी है। तो ऐसे ही पदार्थों की अगर हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के समान व्यवहार करते हैं उभयधर्मी बोले जाते हैं। तो उभयधर्मी होते क्यों हैं, उभयधर्मी लक्षण इनमें क्यों होता है, इनमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है H2O और H2O किसका सूत्र है, H2O जल का सूत्र है। तो H2O जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, यह एक उभयधर्मी पदार्थ है, ये एक उभयधर्मी पदार्थ है। जल उभयधर्मी पदार्थ है क्योंकि जल अम्ल के समान भी व्यवहार करता है और क्षार के समान भी व्यवहार करता है। यहां मैं आपको बता दूं, हमने अम्ल और क्षारक के लिए एक परिभाषा लिखवाई थी जिसमें यह बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H पॉजिटिव आयन त्यागते हैं। तो एसिड वे होते हैं जो H पॉजिटिव आयन त्यागते हैं। तो H2O जो है वो H पॉजिटिव को त्याग करके H पॉजिटिव को त्याग करके OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि इसने H पॉजिटिव दिया है तो इसने अम्ल की तरह बिहेव किया है और H2O H पॉजिटिव को ग्रहण करके H3O पॉजिटिव भी बना लेता है। तो जब H2O H पॉजिटिव को ग्रहण भी कर लेता है और H पॉजिटिव को यह त्याग भी देता है, तो जब त्यागेगा तो अम्ल के समान व्यवहार करेगा और जब H पॉजिटिव को ग्रहण करेगा तो ये क्षारक के समान व्यवहार करेगा। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जल जो है वो उभयधर्मी पदार्थ है जो H पॉजिटिव को त्यागता भी है और आवश्यकता पड़ने पर H पॉजिटिव को ग्रहण भी करता है। लेकिन पीएच मान तक हमें पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ता है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल इसलिए हमें देखना पड़ता है कि जल एक ऐसा यौगिक है जिसमें H और OH दोनों प्रकार के आयन समान मात्रा में मौजूद होते हैं, जिसके कारण ही इसकी यह प्रकृति उभयधर्मी होती है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या जल का आयनिक गुणनफल। साधारणतः देखिए शुद्ध जल जो है उसका आयनन नहीं होता है। जल का आयनन तभी संभव है जब इसमें किसी भी विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिली। चूंकि जल में यदि अम्ल मिला दिया जाए तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, अगर क्षार की थोड़ी मात्रा मिला दी जाए तो वो क्षारीय प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन किसी भी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में जल जो है वो अल्प आयनित अवस्था में रहता है। और किस प्रकार से इसका अल्प आयनन होता है, तो H2O जो है इसका आयनन हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में। तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में इसका आयनन रहता है। और इसके बाद अगर हम इसे देखें तो इसका वियोजन स्थिरांक अगर हम ज्ञात करेंगे तो वियोजन स्थिरांक जो है ये हो जाता है K बराबर H पॉजिटिव आयनों की मोलर सांद्रता गुणा OH आयनों की मोलर सांद्रता, और बटे इसमें हम कर देते हैं अवियोजित, क्योंकि जल का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता। जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, या मैं भी कह सकते हैं कि अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो जल का पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। इसमें H पॉजिटिव और OH आयन बनते हैं जिनकी मोलर सांद्रता को हम ऊपर रखेंगे। अवियोजित जल के अणुओं की जो सांद्रता है उसे हम यहां नीचे रख देते हैं, और बाद में हम इसको फार्मूले को इस तरह से भी कर सकते हैं K इंटू अवियोजित H2O, और ये बराबर हो जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव। H पॉजिटिव और OH निगेटिव, क्योंकि जल का आयनन केवल इन दो आयनों में हुआ है तो इन आयनों का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल होगा। तो जल के आयनिक गुणनफल को हम यहां पर इस वैल्यू को लिख देते हैं K, और W फार हो जाता है वाटर। KW मीन्स जल का आयनिक गुणनफल, और आयनिक गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव। KW जो है इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफलों के बराबर होता है। इससे हम अन्य कई भी फार्मूले देख सकते हैं। यहां पर एक चीज और देख लें, यहां मैं बता दे रहा हूं आपको, KW का जो कैलकुलेटिव वैल्यू है यानी जो मान है KW का, तो KW का मान होता है 10 की घात -14। ये वैल्यू आप लोग ध्यान रखेंगे, KW का मान 10 की घात -14 होता है। H पॉजिटिव की वैल्यू यहां जल में H पॉजिटिव की मोलर सांद्रता जो है वो साधारण जल की केवल बात कर रहा हूं। तो जल में H आयनों की मोलर सांद्रता अगर शुद्ध जल है तो उसमें शुद्ध जल में H आयनों की मोलर सांद्रता हो जाएगी 10 की घात -7।
शुद्ध जल में OH आयनों की जो मोलर सांद्रता होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। अब यदि विलयन अम्लीय है तो उसमें H आयन ज्यादा होंगे, विलयन अगर क्षारीय है तो OH आयन ज्यादा होंगे, क्योंकि क्षारों में OH आयन होता है, आपको ये भी परिभाषा में बताया गया है, क्षार में OH आयन होता है, अम्ल में H आयन होता है। तो अगर विलयन अम्लीय है तो H आयन ज्यादा होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और विलयन अगर क्षारीय है तो OH आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी। तो किसी भी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की कंडीशन में हमारे लिए, जैसे मान लीजिए कि हमें AH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, ये फार्मूला हो जाएगा AH पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले से आप लोग 10th में मैथ भी पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इस वाली वैल्यू के लिए हमें किससे भाग करना पड़ेगा, यानी KW को हम OH से भाग कर दें, तो यहां हमारा फार्मूला हो जाएगा KW अपॉन OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयनों की यहां पर मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई क्षारीय विलयन है और हमें OH आयनों की सांद्रता पता करनी है तो हमारे पास फिर एक अन्य फार्मूला हो जाता है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और इसके लिए फार्मूला हो जाएगा KW अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, ये ओरिजिनेट हुए हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से या जल के आयनिक गुणनफल से। जल का आयनिक गुणनफल जब हम निकालेंगे तो ये KW बराबर आएगा H प्लस आयन इंटू OH नेगेटिव आयन, क्योंकि जल में दोनों आयन मौजूद होते हैं। शुद्ध जल में AH आयन और OH आयन दोनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं, अर्थात 10⁻⁷ और 10⁻⁷। यहाँ KW की वैल्यू कितनी होती है शुद्ध जल के लिए, 10⁻14, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻14। यदि हमें किसी विलयन में H आयनों की या OH आयनों की सांद्रता, कोई जलीय विलयन है जिसमें हमें H आयन और OH आयनों को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे अब पीएच मान की। पीएच वैल्यू क्या होती है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक सोरेनसन ने तनुजलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को पीएच के रूप में व्यक्त करने का सुझाव दिया, और पीएच को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि तनुजलीय विलयन में, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, तनु जलीय विलयनों में H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को विलयन का पीएच मान कहते हैं।
विलयन का पीएच मान कहते हैं। तब चलिए विलयनों में H प्लस आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को विलयन का पीएच मान कहते हैं। अगर फार्मूले के हिसाब से हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन सांद्रण, H प्लस आयन सांद्रण। और एक फार्मूला इसमें हम और देख लेते हैं, वैसे तो कई फार्मूले बनते हैं लेकिन एक फार्मूला इसमें हम और देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पीएच वैल्यू दे रखी होती है और H प्लस आयन सांद्रण ज्ञात करना होता है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि H प्लस आयन सांद्रण अगर हमको ज्ञात करना है तो H प्लस आयन बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस pH। अब इसके बाद हम इसमें कुछ छोटी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो दो एक केवल एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे मान लीजिए एक विलयन दे रखा है, एक क्वेश्चन है, मैं यहां सिंपली लगाए दे रहा हूं, दे रखा 0.0001 m HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले हम इस वैल्यू को 10 की पावर में चेंज कर लेते हैं और 10 की पावर में जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास, अब चूंकि ये एसिड है तो इसमें कौन सा आयन मौजूद होगा, OH नहीं होगा, H पॉजिटिव होगा। तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, यहां अगर H आयन सांद्रण की हम बात करें, क्योंकि HCl विलयन है, इसमें H आयन सांद्रण हमें दे रखा है, कितना है, H आयन सांद्रण है 10 की घात -4, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -4, दशमलव क्यों लाओगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा m, और फार्मूले में आप इसको लगा दीजिए तो ये फार्मूला इसका हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 रख लीजिए और H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये वैल्यू लगा देना है माइनस लॉग बेस 10, H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 की घात -4, तो ये हो जाएगा, फिर -4 है तो इसको हम कह सकते हैं 4 लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 10, और फिर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 और log 10 का मान 1 हो जाता, 4 × 1 बराबर वैल्यू जो उत्तर आ गया आपका पीएच कितना आ गया, पीएच बराबर आ जाता है यहां पर 4। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे फार्मूले का एक रिवर्स क्वेश्चन देख लें, जैसे मान लीजिए कि एक रिवर्स क्वेश्चन हमारे पास है कि एक विलयन है जिसका पीएच मान 8 दे रखा है। ये क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू दे रखी है 8, पीएच वैल्यू 8 दे रखी है
और इसमें एच आयन कंसंट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो इसमें एक फार्मूला जो हमने आपको बताया है, ये नीचे लिखा हुआ है फार्मूला कि एच आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, एच आयन कंसंट्रेशन, ये फार्मूला हम लगा देंगे, एच आयन सांद्रता बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस पीएच। तो 10 की घात माइनस पीएच हो जाएगा एच आयन सांद्रण। पीएच वैल्यू आपको दे रखी है, तो जब पीएच वैल्यू आपको दे रखी है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, पीएच की जगह पर इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं, 10 की घात माइनस 8 यहां लिख दें, और इस सवाल में फिर हमें आगे कुछ भी नहीं करना है। एक बात और ध्यान रखें, एक अन्य फार्मूला भी है कि प्रत्येक विलयन में पीएच और पीओएच, एक फार्मूला और है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, ये ध्यान रखना। और ये 14 वैल्यू जो है इसको हम पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं, इस वैल्यू को पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को अभी आपको ध्यान रखना है, और इस फार्मूले का भी एक सवाल हम बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है एक सवाल में कि एक विलयन का पीओएच, एक विलयन का पीओएच 9 है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है पीओएच बराबर 9 है, और इसमें पीएच की वैल्यू आपसे पूछी जानी है। तो जब ये वैल्यू आपसे पूछेंगे तो फार्मूला आपको कौन सा लगाना है, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो इसमें पीएच आपको पता करना है, पीओएच आपको दे रखा है 9 दे रखा है, बराबर 14 यहां लिखना है। तो यहां पीएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, और ये वैल्यू हो जाती है आपकी 5। तो विलयन का पीएच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इन 2-3 फार्मूलों के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं पीएच पैमाने की। तो पीएच पैमाना जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक की संख्याओं से निर्मित होता है, और ये संख्याएं पीएच संख्याएं बोली जाती हैं 0 से 14 तक। यहां पर ये 0 है, यहां 7 है, और यहां 14 है। पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक की संख्याओं से निर्मित होता है, जिसे ये जो संख्याएं हैं ये पीएच संख्याएं बोली जाती हैं या पीएच मान के बराबर होती हैं। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। पीएच 7 है तो विलयन उदासीन होगा, और यदि विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच है तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। और अगर विलयन का पीएच मान 0 से लेकर
7 से कुछ कम तक है, यानी 7 से कम हो और 0 तक हो, तो यहां पर विलयन जो है वो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो इस प्रकार 0 से 14 तक की जो संख्याएं पीएच संख्याएं होती हैं, जो एक पीएच पैमाने का निर्माण करती हैं, और ये संख्याएं निर्धारित करती हैं कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। उदासीन अगर विलयन है तो पीएच मान 7 होगा, और अगर विलयन अम्लीय है तो पीएच मान 7 से 14 तक होगा, यानी 7 से 14 के बीच होगा। और अगर विलयन अम्लीय है तो विलयन का पीएच मान 7 से कम यानी 0 तक होगा। ये पैमाना जो है पीएच पैमाने के नाम से देखा जाता है। इसके बाद इसमें एक चीज और है कि हमारे जीवन में पीएच की क्या उपयोगिता है, या अम्लीय और क्षारीय विलयनों की क्या उपयोगिता है। तो हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, उन पे जरा आपको थोड़ा ध्यान देना है। हमारे शरीर में विभिन्न तरह के बॉडी फ्लूइड्स, यानी शरीर के अंदर बहुत तरह के तरल पदार्थ होते हैं, अलग अलग संगठन के तरल पदार्थ होते हैं, अलग अलग उनके कार्य होते हैं, और इसीलिए उनके पीएच मान, क्योंकि उनका संगठन अलग है, उनके कार्य अलग अलग हैं, तो उनके पीएच मान भी अलग अलग होते हैं। जैसे यूरिन की बात करें तो यूरिन जो है यानी मूत्र जो है वो स्लाइटली एसिडिक, यानी उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम और लगभग 6.7 के आसपास होता है, लगभग 6.7 के आसपास होता है। और इसके अतिरिक्त जो आमाशय है, आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है। आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, और वो ग्लैंडुलर सेल्स होती है, यानी ग्रंथिल जो कोशिकाएं होती हैं, तो उनसे HCl अम्ल का स्रावण होता है, और वहां पीएच मान जो है वो हाईली एसिडिक हो जाता है, और ये वैल्यू लगभग जो है वो 1.5 के आसपास पीएच यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें कि ओवरऑल पूरी जो हम लोगों की बॉडी है, यानी पूरा जो शरीर है, अगर उसके ओवरऑल पीएच की हम बात करें तो ओवरऑल पीएच जो होता है वो हमारा शरीर जो अच्छा कार्य करता है, तो उसके लिए हमारे पीएच वैल्यू जो है शरीर की वो लगभग क्षारीय होनी चाहिए, यानी 7 से कुछ वैल्यू जो है 7 से और ये लगभग 7.5 के आसपास अगर ये पीएच वैल्यू रहती है तो हमारा शरीर अच्छी तरह से अपनी पूरी फंक्शनिंग करता है। दूसरी बात ये होती है कि अम्लीय वर्षा, ये आप लोगों ने सुन रखा होगा, अम्लीय वर्षा, वर्षा जल का पीएच मान अगर 5.5 के आसपास पहुंच जाता है तो ये अम्लीय वर्षा इसके लिए कहा जाता है, और ये इसका जो प्रभाव है वो काफी हानिकारक प्रभाव पौधों पर और दूसरे प्राणियों पर देखने को मिलता है। अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि और विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, जलीय जीवों का भी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर कहीं की मृदा अम्लीय है तो उसमें पौधे प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते हैं, जिसके लिए वहां पर कली चूना या चूना मिश्रित जो भी अन्य खादें हैं, जिप्सम वगैरह है, इन चीजों का उपयोग वहां पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है या खाद्य पदार्थों का जो पीएच वैल्यू है, अगर वो 6.5 के लगभग 6 के राउंड लगभग हो जाता है तो दंत क्षरण की समस्या भी देखने को मिल जाती है, यानी दंत क्षय भी होने लगता है। इसके साथ ही आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पीएच वैल्यू
जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।